दोस्तों, अपने प्यारे भारत के दो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों ऐसे राज्य हैं कि इन दोनों में इतिहास से ही एक कंपटीशन चलता आया है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र पूरे भारत का सबसे अमीर राज्य है, तो वहीं दूसरी ओर पर कैपिटा इनकम के मामले में महाराष्ट्र गुजरात से भी पीछे है। एक रिपोर्ट तो ये बताती है कि आने वाले टाइम में गुजरात का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा होगा। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कई सारे लोगों का कहना है कि गुजरात की वजह से महाराष्ट्र पीछे जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में गुजरात की वजह से, गुजराती की वजह से महाराष्ट्र पीछे जा रहा है, या फिर महाराष्ट्र के पीछे रह जाने के पीछे कोई और वजह है। आखिर फैक्ट्स, रिपोर्ट और डाटा क्या कहती है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम सही क्यों नहीं हो रहा है। आइए इस छोटे से कंपैरिजन के माध्यम से समझते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की वर्तमान सिचुएशन क्या है। आने वाले टाइम में पूरे भारत को इन दोनों में से कौन सा स्टेट लीड करने वाला है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में रहने वाले लोगों के एवरेज इनकम को शो करता है। अगर आपको किसी देश को देखना है या फिर किसी राज्य को देखना है कि सच में वो राज्य, वो देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसके पर कैपिटा इनकम को चेक करते हैं कि एवरेज में हर व्यक्ति की आय इस राज्य में, इस देश में कितनी है। इस मामले में गुजरात महाराष्ट्र से आगे निकल चुका है। इसके अलावा गुजरात के आगे भी कई सारे स्टेट हैं, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो गुजरात से भी अभी पर कैपिटा इनकम के मामले में आगे है। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सब का रिकॉर्ड टूटने वाला है। गुजरात पर कैपिटा इनकम के मामले में इन सब को पीछे छोड़ देगा बहुत जल्द। आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, जबकि महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। तो देखिएगा, इसका मेन रीजन है जनसंख्या। सबसे पहला रीजन है जनसंख्या। गुजरात का जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र की तुलना में काफी हद तक कम है। अगर हमें किसी राज्य का पर कैपिटा इनकम चेक करना है तो हम उस राज्य के टोटल इनकम को उस राज्य के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उसका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है वो 13.16 करोड़ है और ये काफी ज्यादा है। वही अगर हम महाराष्ट्र के कंपैरिजन में बाकी डेवलप राज्य की बात करें, तेलंगाना की जनसंख्या मात्र 3.8 करोड़ है, कर्नाटका की जनसंख्या 7.17 करोड़ है, हरियाणा का 3.9 करोड़ है, तमिलनाडु का 8.39 करोड़ जनसंख्या है और गुजरात का 7.27 करोड़ है। ये इन राज्यों का जनसंख्या है। इससे आप कंपैरिजन कीजिए महाराष्ट्र की जनसंख्या से, तो महाराष्ट्र का जनसंख्या है 13.16 करोड़, यानी कि इन राज्यों से गुजरात से लगभग 2 गुना। तो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। अगर हमारे पास रोटी 4 है और खाने वाले 4 हैं, तब तो सबको एक एक रोटी मिल जाएगा। लेकिन अगर खाने वाले की संख्या 8 है, रोटी अगर 4 ही है, तो सब में आधा आधा बटेगा। वही अगर रोटी अगर 4 है, खाने वाले 100 है, तो सबको बहुत ही छोटा छोटा पार्ट मिलेगा। ठीक यही चीज हो रहा है महाराष्ट्र में। जनसंख्या ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये लगता है कि महाराष्ट्र का जो ज्यादातर पैसा है वो बड़े बड़े आदमी के पास है, किसानों के पास नहीं है। जैसे कि अंबानी ले लीजिए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इसके अलावा भारत के कई सारे बिलियनियर्स महाराष्ट्र में ही मौजूद हैं और इन चीजों की वजह से महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य तो बन गया, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे रह गया। आप दुनिया के किसी भी कंट्री को देख लीजिए जिसका पॉपुलेशन कम है, वहाँ के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी अच्छा है। अपने तेलंगाना को ही ले लीजिए, तेलंगाना की जो आबादी है वो 4 करोड़ की भी नहीं है। यही कारण है कि तेलंगाना के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा है और तेलंगाना डेवलप के मामले में भी काफी आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र देश के अन्य राज्यों के कंपैरिजन में पर कैपिटा के मामले में और पीछे चला जा रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजन है। जनसंख्या तो सबसे बड़ा रीजन है ही। इसके अलावा किसी भी स्टेट के लोग पैसा 2 तरीके से कमाते हैं, प्राइमरी रिसोर्स से और एक सेकेंडरी रिसोर्स से। प्राइमरी रिसोर्स में आपका एग्रीकल्चर, मछली पालन और जो भी रेगुलर चीज है, अपना खुद का व्यवसाय करके, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, तो मान लीजिए उस राज्य की कोई कंपनी है, वो किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिनिश गुड वगैरह को बेच करके 5,000 रुपया महीने का कमा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी राज्य में सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वो राज्य पर कैपिटा इनकम के मामले में उतना ही आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मछली पालन हो, जो कि सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर के मुकाबले काफी कम है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की 50% से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसका पूरे महाराष्ट्र के जीडीपी में शेयर मात्र 13% है। यानी कि महाराष्ट्र के ओवरऑल जीडीपी का मात्र 13% शेयर है एग्रीकल्चर वगैरह प्राइमरी सेक्टर का इनकम, जबकि इसी 13% में महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि महाराष्ट्र के जो किसान है वो अपने खेती के लिए पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड करते हैं। अगर पानी पड़ता है तो खेती होगा, अगर पानी नहीं पड़ता है तो खेती नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में खेती करने योग्य जो जमीन है वो करीबन 244 लाख करोड़ है, लेकिन महाराष्ट्र की जो वाटर रिसोर्स है वो मात्र 43.2 लाख करोड़ के हेक्टेयर में मौजूद है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अगर आप अदर डेवलप कंट्री को देखें तो वो लोग प्राइमरी सेक्टर के बजाय टेरिटरी सेक्टर में काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसमें आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक ये राज्य आता है।
जिसमें आपको सर्विस मिल जाएगा, एक्सपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। ये सारे सेकंड रिसोर्स में आता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम पीछे जाने का एक और रीजन ये है कि महाराष्ट्र सरकार का जो डेट है वो भी बढ़ते जा रहा है। किसी भी राज्य में डेट यानी कि कर्ज उतना ही बढ़ना चाहिए जितना को वो आसानी से पे कर पाए। महाराष्ट्र का डेट करीबन 7 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से महाराष्ट्र सरकार को 48,000 करोड़ रुपया सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो आप जरा सा सोच करके देखिए, 48,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो ये तो पैसा राज्य का ही जा रहा है। इसलिए ज्यादा कर्ज लेना भी किसी राज्य के लिए ज्यादा बेटर नहीं होता है। अब अगर महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रॉब्लम की बात करें तो गाइस आपने एक वर्ड सुना होगा FDI। ये किसी भी राज्य की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? महाराष्ट्र में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? गुजरात में क्यों आ रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गाइस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग पूरे भारत में जितना FDI आया है उसका सबसे ज्यादा परसेंट $7.3 बिलियन सिर्फ गुजरात में आया है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 55% ज्यादा है। देखिए गाइस FDI लेने के मामले में महाराष्ट्र ऑलरेडी गुजरात से ज्यादा है, लेकिन कुछ सालों के कंपैरिजन में लगातार गुजरात का जो FDI है वो बढ़ते जा रहा है और महाराष्ट्र का जो FDI है वो कम होते जा रहा है। और इसके पीछे का एक मेन रीजन बताया जाता है स्टेबल गवर्नमेंट। FDI में क्या होता है, किसी अलग देश का जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है वो एक ऐसे कंट्री में जाकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको लगता है कि मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा इस कंट्री में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो वो भारत में राज्य को सिलेक्ट करता है कि कौन सा राज्य बेटर है, किस राज्य में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा दिन तक यहाँ पर नियम कानून चेंज नहीं होगा। वो चेक करता है कि कौन से राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट है। जैसे कि आप देख लीजिए तमिलनाडु, तेलंगाना, इन राज्यों में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है। वहीं गुजरात भी FDI लेने के मामले में काफी आगे निकल चुका है। विदेशों में जो इन्वेस्टर है वो महाराष्ट्र के तुलना में गुजरात को काफी ज्यादा सिक्योर स्टेट समझ रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के मामले में, क्योंकि गुजरात में पिछले 1-2 दशक से एक स्टेबल गवर्नमेंट मौजूद है जिसकी वजह से कोई भी नियम चेंज नहीं हुआ है। सरकार वही है, नियम वही है। इसके थ्रू जिन भी लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस राज्य में जितना ज्यादा FDI आता है वो राज्य उतना तेज गति से आगे बढ़ता है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है और इसके वजह से स्टेट में कई सारे नए जॉब क्रिएट होते हैं जिससे कि हर एक व्यक्ति को जॉब मिलता है। जॉब मिलने से व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो भी सही हो जाता है और फाइनली उस राज्य का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के केस में क्या है कि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है और गुजरात का जो पर कैपिटा इनकम है वो आगे बढ़ते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में गुजरात को 55% का FDI मिला है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा छूट दे रही है, उनको भी फायदा हो रहा है और उनमें एक विश्वास जग चुकी है कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा नहीं डूबेगा। इसके वजह से गुजरात में कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और गुजरात का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि महाराष्ट्र लंबे समय से एक पॉलिटिकल क्राइसिस को झेल रहा है, जहाँ पर आपको स्टेट में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और NCPC जैसी पार्टियां आपस में लड़ रही है कि हम हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर गुजरात है। गुजरात में लगातार 5 से 6 बार बीजेपी ही आई है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी शिवसेना। ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। यही वजह है कि लोग महाराष्ट्र को भी अब कर्नाटक की तरह ही एक अनस्टेबल पॉलिटिकल कैटेगरी में देखते हैं। तो यही सब कारण है कि जो इन्वेस्टर महाराष्ट्र में, बेंगलोर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे वो अब गुजरात को चुन रहे हैं, क्योंकि गुजरात में स्टेबल गवर्नमेंट है। भारत में इतना ज्यादा FDI क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत में लगातार 3 बार बीजेपी बन चुकी है। तो विदेश के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको ये चीज पता चल गया है कि भारत दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग कंट्री है, ये ग्रो करने वाला है, हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक ऐसा ही राज्य में हो रहा है कि इन्वेस्टर कौन से राज्य को चुनते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। गुजरात सरकार गुजरात में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को काफी ज्यादा सुविधा दे रही है, सारा का सारा पेपर वर्क कम्प्लीट करके दे रही है। गुजरात में जो भी इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसके अलावा गुजरात सरकार लगातार कई सारे इवेंट को ज्वाइन करती है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को, इन्वेस्टर वगैरह को बुलाया जाता है गुजरात में कि आप अपना पैसा गुजरात में इन्वेस्ट कीजिए। महाराष्ट्र की तरह गुजरात भी एक पोर्ट स्टेट है जिसका एक सीधा समुद्र के हिस्से को छूता है। तो इन्वेस्टर को लगता है कि हम लोग महाराष्ट्र के बजाय गुजरात से भी ग्लोबल मार्केट से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस यही कारण है कि जो FDI है वो लगातार गुजरात में बढ़ते जा रहा है और महाराष्ट्र में पिछले साल के कंपैरिजन में कम देखा गया है। तो आई थिंक कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से गुजरात आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो सही नहीं हो पा रहा है ना। फाइनली अगर आप मेरे से पूछो कि हमें अब क्या करना चाहिए, कैसे महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम सही होगा, तो गाइस हम महाराष्ट्र के लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि भले ही आपका
राज्य पर कैपिटा इनकम के मामले में पीछे जा रहा है, लेकिन आपके राज्य में जो बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है वो आने वाले फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। दूसरा चीज ये कि महाराष्ट्र को यह ध्यान देना होगा, महाराष्ट्र में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए जो सिर्फ महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, महाराष्ट्र के लोगों के पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचे। वही अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर एक साल के अंदर 21,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की सर्वे कहती है और इसके वजह से महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा नए जॉब क्रिएट हुए हैं। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसके वजह से महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है। अगर महाराष्ट्र का जनसंख्या गुजरात के बराबर होता तो महाराष्ट्र के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो गुजरात के लोगों के पर कैपिटा इनकम से भी काफी आगे होता, तेलंगाना को टक्कर देता। तो महाराष्ट्र के लोगों को जनसंख्या पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को प्राइमरी सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ स्टेट के वर्कफोर्स को सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफर करना होगा। अगर ये सब होगा तो महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो बाकी राज्यों की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम पीछे क्यों जा रहा है, गुजरात क्यों आगे निकल रहा है? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा गाइस, अगर आप किसी और राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।